हेलो गाइस, लर्निंग आईक्यू की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। तो लास्ट के लेक्चर में हमने अपना चैप्टर 25 शुरू किया था, तो अब ये लास्ट पार्ट होने वाला है चैप्टर 25 का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो लास्ट के लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग तक चीज़ें देख ली थी। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कि आज के डेट में इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टेटस क्या है। तो पहली बात है, नंबर्स ऑफ फार्मर के केसेस में, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स के केस में इंडिया इज़ नंबर 1 इन द वर्ल्ड। और एरिया के टर्म्स में 8th में आता है, मतलब वर्ल्ड में 8th नंबर पे लार्जेस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया हमारे पास है। फिर 2016 में सिक्किम जो है हमारा स्टेट, वो पहला स्टेट बना था जो 100% ऑर्गेनिक बन गया था, है ना। उसके बाद यूनियन टेरेटरी में कौन है? लक्षद्वीप है, 100% ऑर्गेनिक। मतलब ये दोनों पहले थे अपने अपने कैटेगरी में, स्टेट के केस में सिक्किम और यूनियन टेरेटरीज के केस में लक्षद्वीप। फिर जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे यूजुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेरेन जो है हिली है, जंगल वाली है। तो वहाँ ऐसे बड़े बड़े वो फार्म होते भी नहीं है जैसे हमारे प्लेन वाले एरिया में होते हैं, राइट। तो वहाँ पे ट्रेडिशनली छोटे छोटे पॉकेट्स में या छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर होता है, और मोस्टली वहाँ का जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो ऑर्गेनिक है नेचर में। फिर इंडिया में 140.1 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ नेट सोन एरिया है, उसमें से 2.78 मिलियन हेक्टेयर्स फार्मल जो है हमारा, वो किस में आता है? ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के अंदर। इसमें लार्जेस्ट एरिया किस में है? मध्य प्रदेश के पास, जिसमें ऑलमोस्ट 27% ऑफ इंडियाज़ टोटल ऑर्गेनिक कल्टीवेशन एरिया है। टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं हमारे? मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। फिर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स में हम इंडिया से क्या भेज रहे हैं मेनली? तो फ्लैक्स सीड हो गया, सिसमे हो गया, सोयाबीन्स हो गए, टी हो गया, मेडिकल प्लांट्स, राइस, पल्सेस। तो ये सारे हमारे मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स हैं। और स्टेट कौन कौन से हैं? आसाम, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो यहाँ से मेनली पैकेट होता है और उसको विदेशों में भेज दिया जाता है। तो ऑर्गेनिक का जब स्टिकर लगा होता है ना, तो यूजुअली उनको नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा ही पैसा मिल जाता है। मतलब लोग ऑर्गेनिक के नाम पे एक्स्ट्रा पैसा देने को तैयार है, स्पेशली इन द वेस्टर्न मार्केट या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। फिर यहाँ देख सकते हैं 2016 में सिक्किम जो हमारा ऑर्गेनिक स्टेट बना था 100%, और वहीं 2017 के यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया, व्हाट आर द इकोलॉजिकल इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके बाद कौन कौन सी इनिशिएटिव्स हैं टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया? तो इसमें मेनली 2 इनिशिएटिव्स हैं। पहली है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, और दूसरी है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो ये 2 स्कीम्स हैं, इनको एक करके देखेंगे। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? इवेंचुअली सर्टिफिकेशन इंक्रीज कर रहे हैं इंडिया में। किस काइंड का सर्टिफिकेशन? कि कोई भी, अगर हम कोई भी सब्सटेंस या कोई भी क्रॉप को भेज रहे हैं बाहर, तो उसमें ऑर्गेनिक के केस में आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है ना। अभी मोस्टली आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन देखने को मिलेंगे, और ये सर्टिफिकेशन बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव। जैसे किसी, अगर सपोज़ करिए कोई विलेज है, ऑर्गेनिक हो चुका है ये, है ना, सारे विलेज के लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे, हमको अपने प्रोड्यूस ऑर्गेनिक के ब्रांड से बेचने हैं। तो उस केस में क्या करेंगे? ये किसी सर्टिफिकेशन वाली कंपनी के पास जाएंगे कि आप हमारा ये सर्टिफाई करिए कि हमारे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक है। तो ये जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस होती है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। और यूजुअली अभी तक चल रहा था, वो क्या चल रहा था कि विदेशी कंपनियां करती थी आके, एक्सपेंसिव होता था, तो सारे फार्मर्स करवा नहीं पाते थे। तो इसीलिए हम उसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे थे ऑर्गेनिक के नाम पे। तो इसी सर्टिफिकेशन को बढ़ाने के लिए इंडिया में दो स्कीम्स लाई गई थी। एक पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम और दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम में क्या होता है कि सारे, जैसे सपोज़ करिए कोई एक एरिया है, सपोज़ करिए उसमें 5-6 विलेज आते हैं, है ना। तो ये सारे विलेज मिलकर डिसाइड करेंगे कि हम इस एरिया में अब एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। वहाँ पे एनजीओज़ जो उस एरिया के हैं वो इन्वॉल्व रहेंगी टू इंश्योर कि जो भी हेल्प किसानों को मिले इस मामले में शिफ्ट करने में, वो कर सकें। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे, जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे। तो इवेंचुअली कोई भी एरिया के सारे लोग मिलकर निश्चित करते हैं कि उनके एरिया की जो प्रोड्यूस है वो एक स्टैंडर्ड पे रहे। उससे होगा क्या कि उनको सर्टिफिकेशन लेने पे एक ईज़ होगी। और सिमिलरली उसी टाइप का प्रोग्राम एनपीओपी है। तो ये सारे इंडियन सर्टिफिकेशन या स्टैंडर्ड बना के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना खुद का सर्टिफिकेशन लाएं जो ज़्यादा चीपर हो, जिसकी वजह से हम अपने लोगों को सर्टिफाई करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इवेंचुअली जब सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो वो लोग अपने जो कोई भी पैकेट बना रहे हैं ना, सपोज़ करिए आटा का है या मिलेट का पैकेट है, तो उसमें यहाँ पे पीजीएस ग्रीन का एक लोगो आ जाएगा कि मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये केमिकल फ्री है ना। तो ये ट्रांजिशन बेसिकली होता कैसे है? सपोज़ आज आप लोग डिसाइड कर रहे हैं एज अ विलेज कि हम लोग
अब ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बनाएंगे तो वो तुरंत उसी साल नहीं मिल जाएगा, उसको ट्रांजिशन करने में 3 साल लगते हैं ऑलमोस्ट, कि एक्चुअल ऑर्गेनिक प्रोड्यूस 3 साल बाद वाली मानी जाएगी, है ना। तो ये सारे इसके कंडीशंस है। अब जो हमारी ये स्कीम है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो इसी में नाम से ही पता चल रहा है कि ये हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है उसकी एक वैल्यू चेन को ही सपोर्ट कर रहे हैं पूरी, है ना। सपोर्ट करना मतलब कलेक्शन की फैसिलिटीज़ बनाना, एग्रीगेशन की फैसिलिटीज़ बनाना, प्रोसेसिंग की बनाना, मार्केटिंग के बनाना, वहाँ के जो प्रोड्यूस निकलेंगे उनकी ब्रांडिंग कैसे होगी उसके लिए हेल्प करना। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। पूरी जो चेन होती है, चेन मतलब जो ग्रो करने से लेके सेल तक जितनी भी प्रोसेस हो रही है, ये सब गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट और हेल्प करती है। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा उठाती है इसमें। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। तो मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए थी, जो 12th प्लान था हमारा उसमें आई थी ये। इसके बाद है हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना। तो जो हमारा नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर था उसी के अंदर हमने ये स्कीम देखी थी, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम, राइट। उसी का ये एक कंपोनेंट है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसका एम क्या है इस स्कीम का, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय क्लस्टर अप्रोच एंड पीजीएस सर्टिफिकेशन। तो क्लस्टर अप्रोच क्या होती है अभी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, टू प्रमोट कमर्शियल ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग, to produce pesticide reduce free harvest that will improve the health of the consumer, to raise farmers income and create potential market for traders, to ensure long term soil fertility, resource conservation and climate change adaptation and mitigation। सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। पूरा क्रक्स क्या निकलता है कि इवेंचुअली वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस स्कीम में एक टर्म आता है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। तो उसका मतलब क्या होता है कि मतलब यहाँ पे हम एक क्लस्टर बना रहे हैं, है ना, कि बहुत सारे फार्मर्स आएंगे और वो इकट्ठा सारे अपना लैंड पूल करेंगे और बोलेंगे इस एरिया में हम केमिकल्स यूज़ नहीं करेंगे, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पे सर्टिफिकेशन होता है और इस टाइप से चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सपोज़ इस एरिया में एक फार्मर बोल रहा है यस, दूसरा केमिकल यूज़ कर रहा है, तीसरा नहीं यूज़ कर रहा है, चौथा यूज़ कर रहा है ना। तो पूरे एक एरिया में अगर डिसाइड हो गया है तो उस एरिया में कोई यूज़ नहीं करेगा, तभी उसका मतलब है सर्टिफिकेशन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 और मोर फार्मर्स विल फॉर्म अ क्लस्टर हैविंग 50 एकर्स ऑफ लैंड टू टेक ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इसमें गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव भी देती है 20,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से 3 साल के लिए। 3 साल में ट्रांजिशन होता है, आपको याद होगा, है ना। इसको पीरियड को माना जाता है कि केमिकल से ऑर्गेनिक जाने में सॉइल को 3 साल लगते हैं, मतलब रिकवर होने में। तो 3 साल तक के लिए इसीलिए गवर्नमेंट इनको 20-20 हज़ार रुपये पर एकड़ इंसेंटिव देती है। आप हार्वेस्ट में यूज़ करो वो पैसा या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करो, आपके ऊपर है। फिर जो हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है एनपीओपी, उसको देख लेते हैं हम डिटेल में। इसके लिए मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। तो ये एक डिफरेंट बात हो गई है, एक्सेप्शन वाली बात हो गई, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट नहीं है ना। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। तो ये एनपीओपी को 2001 से इंप्लीमेंट कर रही है। इसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, टू प्रोवाइड द मीन्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्ट्स। फिर जो कोई सर्टिफिकेशन बॉडी हैं जिनको अप्रूवल चाहिए, तो उनको भी अप्रूवल इसी प्रोग्राम के थ्रू मिलता है। फिर इसके बाद है टू फैसिलिटेट द सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन कन्फॉर्मिटी विद द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। तो मतलब जो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं इंटरनेशनली और नेशनली भी, उस लेवल के हों हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ताकि एक्सपोर्ट में दिक्कत ना आए। फिर जहाँ पे भेजा जा रहा है उसकी वहाँ उन कंट्रीज़ के जो रूल्स होते हैं उसके बारे में हेल्प देते हैं ये, है ना, एक्सपोर्टर्स को, कि आपके प्रोडक्ट्स में ये रूल होना चाहिए, इतना इतना केमिकल ये होना चाहिए, ये केमिकल इस अमाउंट से कम होना चाहिए। तो इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ जो होती हैं जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट भेजते हैं, वहाँ के रूल्स के बारे में एनपीओपी ही एक्सपोर्टर्स को बताता है। फिर अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एज वेल। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंदर जो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसको हम एपीडा बोलते हैं, APEDA, ये एक इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। मतलब एनपीओपी को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है। इसके बाद पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, जिसको हम अभी देख रहे थे, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि सब लोग मिलके एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड एक एरिया में मेंटेन कर रहे हैं, है ना, ताकि उससे सर्टिफिकेशन हमको ईजिली मिल जाए। तो वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, ऑपरेशन मैनुअल, ये खुद देते हैं पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम के अंदर। तो जो भी वो लेवल उसमें बताया गया होता है कि आपको इतना मेंटेन करना है, जब आप उसको मेंटेन कर लेते हो तो इवेंचुअली आपको पीजीएस सर्टिफिकेशन मिल जाता है। पीजीएस के बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि सारे लोकली लोग ही इन्वॉल्व होते हैं इसमें,
सपोज़ करिए एनजीओ वहाँ की इन्वॉल्व है, या फिर जो इंस्पेक्शन कर रहा है उस एरिया का वो भी वहीं का लोकल ही रहता है इस केस में, पीजीएस स्कीम में। तो जब सब लोकल ही रहते हैं वहाँ पे, तो आस पास में उन लोग का तालमेल बहुत अच्छा रहता है, इंस्पेक्शन भी ईजी होता है, मच बेटर ट्रांसपेरेंसी होती है एज़ कम्पेयर टू कोई और भी और टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे प्रोसीजर्स भी सिंपल हैं, डॉक्यूमेंट्स बेसिक हैं, फार्मर्स को उनकी लोकल लैंग्वेज में भी मिल जाते हैं ना। फिर जब पीडीएस सर्टिफिकेशन मिलता है, फिर देख सकते हैं वही चीज़ लिखी हुई है कि कॉस्ट ऑफ सर्विलांस कम होता है, क्योंकि जो इंस्पेक्शन करने वाले लोग हैं वो भी सेम विलेज के होते हैं। पीजीएस का सर्टिफिकेशन बहुत चीप है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है। पीजीएस के बारे में एक खास बात क्या है कि सपोज़ करिए 50 फार्मर एक गांव के मिलके ऐसे अप्लाई किए थे, है ना, कोई एरिया में। यहाँ पे सब इंडिविजुअल फार्मर्स को यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिलेगा। सपोज़ करिए कोई इंडिविजुअल फार्मर इनमें से आपस अलग से अपने नाम से अलग कोई ब्रांड बनाना चाहता है तो वो भी कर सकता है, उसको मिल के गाँव का ही नाम पे बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल सर्टिफिकेट्स आर प्रोवाइडेड। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब लिमिटेशंस क्या है पीजीएस की? तो पीजीएस में मिनिमम कितने आपको फार्मर्स चाहिए टू गेट सर्टिफिकेशन? 5। तो आपको ग्रुप बनाना ही पड़ेगा टू गेट सर्टिफिकेशन। तो अब इंडिविजुअल जो फार्मर्स हैं या फिर ऐसे फार्मर जो 3 या 4 के नंबर पे हैं, 5 से कम हैं, वो लोग पीजीएस स्कीम नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा एप्रीहेंशन है पीयर बेस्ड सर्टिफिकेशन का। इसका मतलब क्या है कि अगर इंस्पेक्शन करने वाला गांव का ही व्यक्ति है तो हो सकता है वो प्रेशर में आके झूठ में यस यस कर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट, गांव का ही अगर व्यक्ति है। तो ये सारे इसके लिमिटेशंस भी हैं। फिर इसके बाद है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। इसको क्विक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे हम देखेंगे, बट ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, उसकी जो स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, उसके अंदर ये लॉन्च किया गया है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है ना, किसी एक पूरे एरिया को ही, विलेज को, जो एक साथ सर्टिफिकेशन मिल जाता है। शर्त क्या है? जो सारे फार्मर्स हैं विलेज के एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स को अगर फॉलो कर रहे हैं। इस फिर सर्टिफिकेशन को हर साल रिन्यू करते हैं और पीयर बेस्ड अप्रूवल होता है, जैसे पीजीएस सिस्टम में होता है वैसा ही। तो इसको क्विक सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि जो नॉर्मली अभी जो प्रोसेस है कि जो ट्रांजिशन करने में केमिकल से ऑर्गेनिक में 3 साल का लगभग पीरियड टाइम लगता है। तो सपोज़ करिए आपको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा और इन 3 सालों के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करनी पड़ेगी अपने खेत में। उसके बाद जाके आपको थर्ड ईयर के एंड में सर्टिफिकेशन मिलेगा। लेकिन एलएसी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी एरिया को तुरंत यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल जाती है। तो उससे 1-2 साल का इनको एज मिल जाता है, मार्केटिंग के लिए कोई उनको 1-2 साल वेट नहीं करना है ना। फिर कार निकोबार और नैनो कॉरी ग्रुप ऑफ आइलैंड को एलएसी का स्टेटस मिला है, तो ये लोग अपने प्रोड्यूस को ऑर्गेनिक के तौर पे बेच सकते हैं। फिर यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फिर एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी functions as secretariat for implementation of NPOP. सिक्किम हैज़ बिकम इंडियाज़ फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। तो ये स्टेटमेंट सही है ना, और ये स्टेटमेंट सही है। अभी मैंने वही बोला था कि ये मिनिस्ट्री याद रखना है। एनपीओपी के केस में क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स। तो ये जब एक्सेप्शन टाइप कैसे आते हैं ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहाँ से आ गई ऑर्गेनिक फार्मिंग के इस स्कीम के पास, है ना, तो लिंक यूजुअली नहीं बनता। आपको पता है तो ही आप इस टाइप के आंसर कर पाओगे, अदरवाइज़ गेस नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस में। तो एक्सेप्शंस में जो मिनिस्ट्रीज़ हैं इनको याद ही रखना है आपको, भले नॉर्मल वाली याद रखें या ना रखें। इसके बाद है हमारी नेचुरल फार्मिंग। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद से क्या हो रहा है, हमारे फर्टिलाइजर्स के कॉस्ट बढ़ गए, हमारे इरीगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमारी मैकेनाइजेशन बढ़ रही है ना। तो ये सारी चीज़ों से हो क्या रहा है कि अल्टीमेटली जो हमारी वाटर, ग्राउंड वाटर है वो ख़त्म हो रहा है, और भी जो सॉइल है वो भी पॉल्यूट हो रही है। सेंट्रल वाटर कमीशन तो यहाँ तक कहता है कि जो हमारा 83% ऑफ वाटर रिसोर्सेज है उसको एग्रीकल्चर सेक्टर ने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए देयर हैज़ बीन ग्रोइंग डिमांड टू शिफ्ट टू सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग सिस्टम्स। तो इसमें एक टर्म आता है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो इसको भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। नेचुरल फार्मिंग से यूजुअली मतलब होता है कि जो मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स हैं उसका उपयोग ना करना, चाहे वो इनपुट हैं, इनपुट मतलब फर्टिलाइज़र हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, या फिर इक्विपमेंट्स हो गए, कोई बड़े बड़े इक्विपमेंट्स नहीं लाना है ना, उस टाइप की एग्रीकल्चर को नहीं करना।
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या कर रहे थे, इनपुट बस हटा रहे थे कि हम केमिकल्स को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग में इक्विपमेंट्स का भी, कोई बहुत बड़े इक्विपमेंट्स को यूज़ करना भी प्रेफर नहीं किया जाता है। तो जापान के एक बहुत ही फेमस नेचुरल फार्मर थे जिनका नाम क्या था, मासानोबु फुकुओका। इनकी एक बुक थी द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन। इस पे इन्होंने नेचुरल फार्मिंग को किस तरीके से डिफाइन किया था, डू नथिंग फार्मिंग, मतलब आपको उसमें कुछ करना ही नहीं है, वो नेचुरली जिस तरीके से ग्रो कर रही है उस तरीके से ग्रो होने देना चाहिए। इनका पर्सपेक्टिव ये था। इसको फुकुओका मेथड भी बोलते हैं इन्हीं के नाम के आधार पे। फिर बेनिफिट्स क्या है नेचुरल फार्मिंग के, तो ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे होंगे। जैसे लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो हम इक्विपमेंट्स को भी एकदम मिनिमम यूज़ करेंगे, जो लाइट इक्विपमेंट्स हैं, जो हल्के फुल्के इक्विपमेंट्स हैं उनको सिर्फ यूज़ करना है, और केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। फिर हेल्थ के लिए ऑब्वियसली गुड है, क्यों, क्योंकि केमिकल फ्री फूड प्रोड्यूस होता है। जो फूड ऐसी कंडीशन में प्रोड्यूस होता है उसमें हायर न्यूट्रिशन डेंसिटी होती है। फिर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए भी हेल्पफुल है। वाटर का भी एफिशिएंट यूज़ होता है, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में उतनी ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। फिर जो सॉइल की हेल्थ होती है उसको भी ये प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट कर रहा है, यूजुअली जब आप केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स ये सब यूज़ करते हैं ना सॉइल में, तो इवेंचुअली क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल के, माइक्रोब्स और माइक्रोबियल कंटेंट होता है वो गिरता चला जाता है ओवर द ईयर्स। तो इवेंचुअली सॉइल डेड टाइप हो जाती है ना। नेचुरल फार्मिंग में यही होता है कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सॉइल में वापस आते हैं, और इनका एक अपना रोल है सॉइल की हेल्थ में। बाकी चैलेंजेस क्या है नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे चैलेंजेस हैं ऑलमोस्ट सिमिलर इसके। डिक्लाइन इन ईल्ड होगा सिक्किम के केस में, जब ईल्ड में डिक्लाइन हुआ तो बहुत सारे फार्मर्स ने वापस में कन्वेंशनल फार्मिंग करनी शुरू कर दी। क्यों, क्योंकि इनकम गिर जाती है, राइट। सपोज़ करिए आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग से 50 केजी कोई क्रॉप ग्रो करी, और नॉर्मल फार्मिंग से आप ग्रो कर रहे थे 100 केजी के अराउंड, तो ये 50 केजी का लॉस है आपका, राइट। और इस लॉस को कम करने के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपके हाई रेट में बिकने ही चाहिए, तभी तो आप उसको कर पाओगे। तो अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप अच्छे से नहीं बेच पा रहे हो अच्छे रेट में, तो उस केस में ज़्यादा दिन ये सस्टेनेबल नहीं होती है। फिर नेचुरल इनपुट्स का भी शॉर्टेज है आज के टाइम पे। जितने सीड भी आजकल आ रहे हैं ना, बहुत सारे उनमें केमिकल्स ऑलरेडी होते हैं, या फिर हम उसको ट्रेसेस ऑफ केमिकल्स बोल सकते हैं। तो कम्प्लीटली नेचुरल इनपुट्स आपको नहीं मिलेंगे। और फिर नेचुरल फार्मिंग का एक और चैलेंज क्या है, जो केमिकल इनपुट इंडस्ट्री है यहाँ से रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली इनका बिजनेस ख़राब होगा तो ये लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे। नेचुरल फार्मिंग का ही एक टाइप है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ये 2019 और 20 के बजट में भी था, उस समय न्यूज़ में भी काफ़ी ये चल रहा था। सबसे पहले इसको प्रमोट किसने किया था, सुभाष पालेकर ने। तो इनको इसके लिए पद्मश्री भी दिया गया था 2016 में। तो जो हमारी ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, ये ना ही केमिकल लोडेड है और ना ही ऑर्गेनिक है ना। इसका मतलब क्या है कि इसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है कि जो इनपुट कॉस्ट है उसको हमें ज़ीरो करना है, मतलब हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा है। कैसे करेंगे, बाय अवॉइडिंग केमिकल या फिर मैन्युफैक्चर्ड इनपुट्स। केमिकल खरीदने में हमारा पैसा मेनली लगता है एग्रीकल्चर में, कोई मैन्युफैक्चर्ड इनपुट है और उसके अलावा उसको ख़रीदने में लगता है। तो इसमें ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में फोकस रहता है कि जो आपके पास नेचुरली अवेलेबल है आपके खेत के अराउंड, आपके आसपास ट्रीज़ में, उन्हीं का यूज़ करके आपको ये फार्मिंग करनी है। तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सॉइल एरिएशन है, मिनिमल वाटरिंग है, इंटरक्रॉपिंग होती है इसमें, बर्न्स एंड टॉप सॉइल मल्चिंग है। फिर ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हमारी डिस्करेजेस इंटेंसिव इरिगेशन एंड डीप प्लाइंग। उसके साथ साथ ये वर्मी कंपोस्ट को भी अपोज करते हैं। वर्मी कंपोस्ट तो ऑर्गेनिक वो माना जाता है, लेकिन ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में इसको भी कंसीडर नहीं किया जाता। अच्छा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आइडिया ये है कि जो सॉइल के अंदर ही सॉइल अर्थवॉर्म है उनको ही रिवाइव किया जाए, है ना, कि वापस वो नेचुरल सॉइल में आ सकें, रेदर देन कि बाहर से अर्थवॉर्म से वर्मी कंपोस्ट लेके उसको डाल रहे हैं। तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में जो केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड कहाँ से बनते हैं, काऊ डंग हो गया, काऊ यूरिन हो गया, जैगरी हो गई, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स लोकली आपको मिल जाते हैं ना। तो इन्हीं को यूज़ करके आप वापस अपने इनपुट कॉस्ट को बचा सकते हैं। फिर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे जीव अमृत हो गया। ये एक फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर है। इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्रमोट करते हैं एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अर्थवॉर्म इन सॉइल। और ये जो फंगल और बैक्टीरियल प्लांट डिसीज़ होती हैं उनको भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। फिर बीज मित्र भी होते हैं। बीज मित्र क्या है, इट प्रोटेक्ट्स यंग रूट फ्रॉम फंगस। तो ये बनता कैसे है,
बाई मिक्सचर ऑफ देसी काउडंग, यूरिन एंड जैगरी। फिर मल्चिंग है, इसको क्या बोलते हैं, अच्छा दाना। वफासा है इसके बाद एक टर्म। तो ये सारे आप टर्म्स को देख सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर ही एक स्कीम आई थी, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति स्कीम। तो ये जो ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं इंडिया में, उनको प्रमोशन के लिए ये लॉन्च की गई थी 2020-21 में। डिटेल्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो एक बार इसकी रीडिंग करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो सिमिलरिटीज़ तो वही हैं, दोनों जो हैं कि वो केमिकल्स को अवॉइड करती हैं, राइट। इसकी जगह क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करनी है, या फिर जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको यूज़ करना है। डिफरेंसेस मेजर कहाँ पे आते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो प्रैक्टिसेस हैं लाइक प्लॉइंग, टिलिंग, इन सब को मना नहीं किया गया है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो करते हैं, लेकिन नेचुरल जो फार्मिंग है उसमें ये भी नहीं किया जाता है ना, वहाँ पे इसको अवॉइड किया जाता है। उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग में बल्क ऑर्गेनिक मैन्योर भी यूज़ नहीं करते। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, वहाँ पे आप बल्क में यूज़ कर सकते हो, ह्यूज अमाउंट में मैन्योर यूज़ कर सकते हो। नेचुरल फार्मिंग में वर्मी कंपोस्ट प्रेफर नहीं की जाती। ऑर्गेनिक फार्मिंग में वर्मी कंपोस्ट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। तो बहुत ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकती है ड्यू टू रिक्वायरमेंट, जैसे बल्क में ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट कहीं से ख़रीद के आप ला रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो इन सब में आपका पैसा लग सकता है। लेकिन जो हमारी नेचुरल फार्मिंग है उसमें ये सारा अवॉइड किया है, मतलब एक्सट्रीमली लो कॉस्ट लगता है। नेचुरल फार्मिंग का मतलब ही यही है कि डू नथिंग, है ना। मतलब जो आपस में आस पास ही ग्रो कर रहा है उसी को यूज़ करके ग्रो करो जो करना है, बहुत एक्सट्रीम में कोई भी चीज़ नहीं करनी है। तो ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं मेजर। अब मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें एक टर्म आता है प्रिसीजन फार्मिंग। तो यूजुअली हो क्या रहा है इंडिया में, जैसे इंडिया में लैंड हम लोग कैसे डिवाइड करते जा रहे हैं। सपोज़ आज मैंने कोई लैंड मेरे पास है 1 एकड़ का, है ना। तो कल अगर मेरे 2 बेटे हैं तो उनमें आधा आधा एकड़ दोनों में डिवाइड हो जाएगा, राइट। फिर उनके उनके 2 बेटों में डिवाइड होता चला जाएगा, है ना, छोटे छोटे पीसेस में। तो इंडिया में हो क्या रहा है, मोस्टली जितने हमारे लैंड हैं सब जगह ऐसे ही हो रहा है कि जो फार्म्स हैं, फार्म साइज़ छोटा हो रहा है। जब फार्म साइज़ छोटा होगा तो आप मशीनें नहीं यूज़ कर पाएंगे, है ना। ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा, या चलेगा भी तो बहुत एफिशिएंट नहीं रहेगा। एक तो श्रिंकिंग एग्रीकल्चर या लैंड साइज़ ये प्रॉब्लम है ही, उसके साथ साथ एक दूसरी प्रॉब्लम है कि जो वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को हटाते हुए अब नए टर्म्स आ रहे हैं प्रिसीजन फार्मिंग का। तो प्रिसीजन फार्मिंग से हमारा मतलब सिंपली क्या है कि हम क्रॉप्स को ऐसे मैनेज करें टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प से, ताकि जो हमारी क्रॉप ईल्ड है और क्वालिटी है अच्छी रहे। तो इसमें हम वर्टिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जैसे खेत उतना ही रहेगा, जैसे अभी एक लेयर में सिर्फ ज़मीन में लगती है ना क्रॉप्स, तो अब हम उसके ऊपर अलग अलग स्ट्रक्चर बना के एक ही छोटे खेत में ऐसे हाइट में ले जा रहे हैं, है ना। तो इसमें आगे देखेंगे बहुत सारे जो अलग अलग मेथड्स यूज़ होते हैं। बट प्रिसीजन फार्मिंग का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्रॉप को ऐसे मैनेज करें कि जो हमारी क्रॉप यील्ड है वो बढ़े, उसके साथ साथ क्वालिटी बढ़े, और जिससे हम अपने इनपुट कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकें। तो प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फर्टिगेशन हो गया, ग्रीन हाउस हो गया, सॉइल लीफ न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट हो गया, मल्चिंग हो गई, ड्रिप इरिगेशन हो गया, हाई डेंसिटी प्लानिंग हो गई, माइक्रो प्रोपगेशन हो गया। तो एक एक करके हम इनको आगे देखते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन क्या है? माइक्रो प्रोपगेशन इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ रैपिडली मल्टीप्लाइंग अ सेलेक्टेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्लांट्स यूजिंग मॉडर्न प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड्स। नए नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अगर हम रैपिडली बहुत सारे प्रोजेनी प्लांट्स बना सकते हैं तो उसी को हम माइक्रो प्रोपगेशन बोल रहे हैं। फिर है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो इसके नाम से भी पता चल रहा है कि इट इज़ अ टेक्निक ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ हॉर्टिकल्चर इन्वॉल्विंग प्लांटिंग ऑफ ट्रीज डेंसिली, allowing dwarf trees with modified canopies for better light interception distribution and ease mechanized field operation। तो किस तरीके से हम प्लांट्स को ऐसे लगाएं कि बहुत क्लोज आपस में लगा सकें, है ना, स्टिल वो सर्वाइव कर सकें। तो इसमें भी अलग अलग स्टडीज़ आर रिक्वायर्ड कि कौन सा प्लांट की कितने बड़े पत्ते होते हैं, उसको कितनी धूप चाहिए, कितना हाइट जाता है, कितना उसकी ग्रोथ होती है। तो ये सारी स्टडी करके हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जा सकती है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में क्या होता है कि फिर प्रिसीजन फार्मिंग में हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का भी हेल्प लेते हैं, जैसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और रिमोट सेंसिंग, है ना। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, इसमें आप गैदर करते हो इन्फॉर्मेशन अर्थ से रिलेटेड, उसकी लैंड से रिलेटेड, उसको एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो एट द एंड ऑफ इट।
है ना, कहाँ किस टाइप की वेजिटेशन है, किस टाइप का लैंड है, किस टाइप की एग्रीकल्चर है, किस टाइप का क्लाउड कवर होता है, किस टाइप के पैटर्न बनते हैं रेनफॉल के, टेम्परेचर के। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अर्थ से रिलेटेड की जा सकती है। इसमें जीपीएस जीएस सारी सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाती है बिफोर एनालाइजिंग थिंग्स और या फिर इंटरप्रेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। फिर इसके बाद जीपीएस है। जीपीएस हम लोग कार्स में यूज़ करते ही हैं, फ़ोन्स में भी यूज़ करते हैं, राइट। तो फार्मिंग में भी जीपीएस का यूज़ होता है। जैसे हमारे ट्रैक्टर्स होते हैं बहुत एडवांस वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो उनमें अगर आप अपना खेत प्लॉट कर दीजिए तो वो आप ऑटोमेटिकली पैटर्न बना के ऐसे पूरा उसको अपने से चलने लगेंगे। फार्मर को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये होता किसकी हेल्प से है? जीपीएस की हेल्प से। फिर रिमोट सेंसिंग टेक्निक भी होती है। तो रिमोट सेंसिंग की हेल्प से हम दूर से ही किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं, राइट। कोई भी सेंसर आप लगा सकते हैं सैटेलाइट में, ड्रोन में, एयरक्राफ्ट में, बलून में, जहाँ से रेडिएशन आती है और उसी प्लेटफॉर्म में वापस जाके कलेक्ट होती है। तो इससे स्टडी की जा सकती है बहुत सारे एरियाज़ की, किस तरीके की टोपोग्राफी है। बहुत जगह जैसे हम नहीं पहुंच सकते फिजिकली, तो वहाँ पे इन टेक्निक्स को यूज़ करके वहाँ के बारे में हम समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है, फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट्स इमेज रिमोट सेंसिंग डाटा यूज्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन, लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3 ओनली। तो रिमोट सेंसिंग से हम और क्या कर सकते हैं? पेस्ट किस टाइप के हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई डिसीज़ की इन्फेस्टेशन हो रही है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सॉइल का मॉइस्चर एस्टिमेशन कर सकते हैं, इरिगेशन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्रॉप डैमेज का असेसमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके थ्रू की जा सकती है। फिर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो ये एक बेसिकली डाटा स्टोरेज टाइप का है, जहाँ से हम डाटा लेके कंपैरिजन कर सकते हैं। लाइक अगर पुराने टाइम का डाटा कहीं स्टोर्ड है इसमें, तो आज के टाइम के डाटा को हम निकाल के उससे कंपेयर कर सकते हैं, कोई स्टडी कर सकते हैं, ईल्ड के बारे में जान सकते हैं, फर्टिलिटी, पेस्ट, वीड या फिर और भी कोई फैक्टर्स है। फिर इसके बाद प्रिसीजन फार्मिंग में जो नेक्स्ट थिंग है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, कई ऑब्जेक्ट ऐसे कनेक्टेड होती हैं ग्रिड में, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हैं, उससे डाटा बनता रहता है। तो फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या है इंडिया के लिए? ऑब्वियसली इंडिया में अभी इतनी एक्सटेंसिव वे में प्रिसीजन फार्मिंग नहीं होती है, बट जैसे जैसे हमारे लैंड छोटे होते जा रहे हैं वैसे वैसे वी विल नीड दिस काइंड ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। फिर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि क्रॉप्स को ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करना जहाँ पे मतलब हम क्लाइमेट वगैरह सब कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये छोटा स्पेस ही होगा। जैसे एक एग्जांपल है ग्रीन हाउस का, राइट। तो ग्रीन हाउस में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पूरा एक ग्लास का एरिया बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ का अंदर का टेम्परेचर इज़ डिफरेंट देन आउटसाइड टेम्परेचर। तो यहाँ पे रेज आती हैं, ये वापस इससे नहीं निकल पाती। तो कोल्डर एरियाज़ में ग्रीन हाउस का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट ये कंट्रोल्ड है या फिर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन हम इसको बोलते हैं। पॉली हाउस भी इसी तरीके से होता है। पॉली हाउस में भी हम क्या करते हैं, पॉली हाउस भी एक ग्रीन हाउस का ही फॉर्म है, लेकिन छोटा फॉर्म है। मतलब इसमें भी सेम चीज़ हो रही है, बट ये चीपर होता है बनाने में एज़ कम्पेयर टू ग्रीन हाउस। फिर हाइड्रोपोनिक्स होती है। हाइड्रोपोनिक्स में बेसिकली क्या करते हैं, इस तरीके से टावर बना देंगे बहुत सारे, है ना। तो ऐसे देख सकते हैं पाइप लगी हुई हैं बहुत सारी यहाँ पे, और इन पाइप्स में क्या होता रहता है, फ्लो होता है वाटर और वाटर में क्या मिले होते हैं, फर्टिलाइज़र्स। तो ये जो प्लांट्स हैं यहाँ पे जो फ्लोट होते रहते हैं, प्लांट्स की रूट से वाटर ऐसे निकलता रहता है पूरे टाइम। तो इन्हीं फर्टिलाइज़र्स को अब्जॉर्ब करके प्लांट ग्रो करते हैं प्रॉपरली। एडवांटेज क्या है हाइड्रोपोनिक्स के, कि ज़्यादा ईल्ड निकलती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर पैच ऑफ लैंड। अब अगर हम ऐसे ग्रो कर रहे होते लैंड में, है ना, क्रॉप्स को, तो एक एक लेयर ही बन पाती है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक ही जगह पे 5-6 लेयर बन रही हैं। तो ईल्ड जो बहुत ज़्यादा हो जाती है छोटे छोटे लैंड में। फिर इसके कारण वाटर यूजेस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही वाटर बार बार यूज़ हो रहा है ना, वो बार बार उसमें फ़्लो होता रहता है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रहता है, बेटर क्वालिटी कंट्रोल है। किसी एक अंदर जैसे पॉली हाउस के अंदर अगर ये कर रहे हैं तो वहाँ पे पेस्ट वेस्ट लगने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। फिर इसी जो हाइड्रोपोनिक है इसमें जानवरों के लिए भी फॉडर उगाया जा सकता है। सपोज़ करिए कहीं अगर लैंड नहीं है, आपके पास गाय है, आपको चारा उगाना है, तो एरोपोनिक और ये हाइड्रोपोनिक यूज़ करके आप वो भी उगा सकते हैं। उसमें बल्कि हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्रॉप। हाइड्रोपोनिक्स में बेटर कल्टीवेशन टेक्निक होती हैं, ईजी होता है निकालना, है ना, आपके हाथ गंदे नहीं होते। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं। टेक्नोलॉजीज़ हैं वहाँ पे, उनको यूज़ करके आप रिमोटली भी मैनेज कर सकते हो, है ना। पंप चलाना है, सेंसर से चला दो या कहीं और बैठ के चला दो।
बंद करना है वो भी कर सकते हो, कभी वाटर में फर्टिलाइज़र ऐड करना है वो भी ऐड हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल है। डिसएडवांटेज क्या है हाइड्रोपोनिक के? कैपिटल इंटेंसिव है, आपको शुरू में ये पाइप और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में पैसा बहुत लगेगा। हमेशा आपको पावर सप्लाई चाहिए, ताकि तभी तो ये पंप से पानी भेजेगा इधर उधर, राइट। और अवेयरनेस की कमी होती है, तो सब लोग इसको इतना महंगा इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहते। इसी से जुड़ा जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है एक्वापॉनिक्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, फिश को भी ग्रो कर रहे हैं और क्रॉप्स को भी। तो आपको पता होगा जब फिश ग्रो करेंगी तो ये अपना वेस्ट निकालती हैं, राइट। तो ये जो वेस्ट वाला होता है इसको न्यूट्रिएंट की तरह कंसीडर करते हैं, और यही पूरा पानी निकाल के यहाँ छोड़ देंगे। तो इसका जो न्यूट्रिएंट वाला वेस्ट वाला पानी है यहाँ पे आएगा, वो क्रॉप्स यूज़ करेंगी, वो क्रॉप्स वाला पानी वापस कम डर्टी है वो वापस जाके फ़िश के टैंक में डाल दिया जाएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्वापॉनिक्स। एक्वापॉनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स में अंतर क्या है? हाइड्रोपोनिक्स में हम बाहर से डाल रहे हैं फर्टिलाइज़र की, है ना, लिक्विड वाले। लेकिन एक्वापॉनिक में जो हमारी फ़िश हैं इसके वेस्टेज से ही हमको फर्टिलाइज़र मिले जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से एरोपोनिक्स होते हैं, यहाँ पे स्टीम के फॉर्म में ऐसे वाटर को छोड़ा जाता है और वो रूट्स एब्जॉर्ब करके ग्रो करते हैं। तो ये सारी डिटेल में डेफिनेशन नहीं होगी, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या क्या होते हैं। एक बार इसको एडवांटेज आप पढ़ लीजिएगा यहाँ तक। इसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके नाम से पता चल रहा है कि इनके जेनेटिक्स में मॉडिफिकेशन की गई है ना, ऑल्टर किया गया है, या फिर कोई नया जीन्स इनके बॉडी में ऐड किया गया है। तो अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन किन किन प्रोसेस से हो सकती है? म्यूटेशन से हो सकती है, इंजर्शन से होती है, या कोई जीन्स को डिलीट कर देना। ये सब हम क्यों करते हैं? कोई एक डिज़ायरेबल नया ट्रेट पाने के लिए, जो नेचुरली किसी स्पीसीज़ में अकर नहीं करता। तो इसमें हम कई बार जब नए जीन्स डालते हैं तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डालते हैं। जैसे बीटी कॉटन है, जो आज इंडिया में कॉटन हम ग्रो करते हैं, वो बीटी कॉटन है। तो इसमें जो बीटी जीन्स आ रहे हैं वो बैक्टीरिया से आ रहे हैं जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजिनेसिस। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की टेक्निक्स हर जगह यूज़ होती है आजकल, बायोलॉजी और मेडिकल फील्ड में, एग्रीकल्चर में, बायोफ्यूल्स में यूज़ हो रही है, इंसुलिन बनाने में यूज़ हो रही है, जीन थेरेपी में यूज़ हो रही है। तो धीमे धीमे इसके यूजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो जीएम क्रॉप्स जो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कोई एक डिज़ायर्ड न्यूट्रिएंट चाहिए। तो हम न्यूट्रिएंट किस बारे में हो सकता है? हम उससे रिलेटेड पेस्ट और डिसीज़ कंट्रोल करना चाह रहे हों उस क्रॉप से रिलेटेड, या फिर उस क्रॉप का रेजिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हो अगेंस्ट सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशन, या उसके स्पॉइलेज को रिड्यूस करना चाह रहे हो, या उसमें इंड्यूस करना चाह रहे हो रेजिस्टेंस टू केमिकल ट्रीटमेंट, या उसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल इंक्रीज़ करना चाह रहे हो। यहीं से बहुत सारे राइस का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। इंडिया में अभी टेस्ट हो रहे हैं जिनमें फोर्टिफाइड राइस सिस्टम बोलते हैं, जिसमें आयरन मिला हुआ है या फिर और भी चीज़ मिला हुआ है। उसके साथ साथ एक दो और न्यूट्रिएंट हैं, उसको बढ़ाने के लिए ऐसे राइस की क्रॉप्स डेवलप की जा रही हैं। फिर ये सारे बेनिफिट्स हैं, तो हम अल्टीमेटली कर क्या कोशिश रहे हैं कि कुछ ना किसी फील्ड में हमको बेनिफिट हो जाए, राइट। इंडिया में सबसे फेमस अभी कौन सी क्रॉप है? बीटी कॉटन, क्योंकि हम इसको बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं अब। तो बीटी कॉटन बेसिकली इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन वैरायटी है। इसमें बीटी टॉक्सिन्स होते हैं, तो अगर कोई भी अगर मॉथ है या बुलवॉर्म है वो अगर खाता है तो उसके लार्वे मर जाते हैं। तो उससे एडवांटेज क्या है? हमारी ईल्ड बढ़ती है, रिडक्शन इन इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है ना। इंसेक्टिसाइड हम कम यूज़ करते हैं उसके बाद। फिर पोटेंशियल ऑफ तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी इवेंचुअली गिर जाता है। फिर बीटी कॉटन के साथ दिक्कत क्या है? जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है इनकी कॉस्ट हाई है एज़ कम्पेयर टू नॉन जीएम सीड्स। फिर बहुत सारे सकिंग पेस्ट होते हैं जैसे वाइट फ्लाई, इनके अगेंस्ट इनफेक्टिव है ये। तो ये कॉस्ट इतने बढ़ जाते हैं कि फार्मर्स के पास बैंकरप्सी भी हो सकती है अगर क्रॉप ख़राब हुई किसी तरीके से, तो रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद पिंक बलवॉर्म के बारे में जानते हैं। ये किससे रिलेटेड है? कॉटन को खाता है भाई ये, है ना। नेटिव कहाँ है? एशिया का है, लेकिन वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे कॉटन ग्रोइंग रीजन में आज पहुंच चुका है। पिंक बलवॉर्म के साथ खास बात क्या है कि अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है बीटी कॉटन के लिए। मतलब पहले ये मर जाते थे, बट अब इनको असर नहीं पड़ रहा है इंडिया में। इसकी बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया है टू बीटी टॉक्सिन्स। फिर इसी के साथ बीटी ब्रिंजल एक बनाया गया था कि इसमें इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीटी ब्रिंजल में हमको। यहाँ पे क्या ऐड किया गया था? क्रिस्टल प्रोटीन जीन फ्रॉम बैसिलस थुरिनजिनेसिस। इसको लेकिन अभी मार्केट में नहीं लाया गया है। क्यों? क्योंकि ये खाने वाला आइटम है, तो हमें हेल्थ का फियर होता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्ज़ी खाने से, इसीलिए गवर्नमेंट अभी इसको अलाउ नहीं कर रही है।
हालांकि जो बीटी ब्रिंजल है ये कमर्शियली ग्रोन कहाँ हो रही है, बांग्लादेश में, तो वहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं लोग। फिर गोल्डन राइस भी एक है, ये एक ऐसी वैरायटी है राइस की जो बायोसिंथेसाइज कर सकती है बेटा कैरोटीन को। तो बेटा कैरोटीन ही बॉडी में जाके विटामिन ए बनता है ना। तो जहाँ जिन एरियाज़ में विटामिन ए की डिफिशियंसी है वहाँ गोल्डन राइस हम दे सकते हैं। अब बेनिफिट्स क्या हैं जीएम क्रॉप्स के, तो देख सकते हैं क्रॉप के केस में, एनिमल्स के केस में, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं नॉर्मल। इसकी एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा इन सब की, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बट ऑलमोस्ट सारी बातें सेम है। लाइक इन सबको आप गैस भी कर सकते हो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है अभी भी बीटी कॉटन के बारे में या किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में, तब भी आप इन जनरल ये पॉइंट्स लिख ही सकते हो। इनमें से अगर कोई न्यू टर्म दिखे आपको तो उनको याद कर लीजिएगा, बाकी अदरवाइज सारे तो आपको बन जाएंगे। इशू होता है लेबलिंग का, इशू होता है इलीगल कल्टीवेशन का, इशू होता है। फिर इश्यूज़ क्या है जीएम क्रॉप्स को बैन करने के, उसके बारे में भी दिया हुआ है कि बहुत जगह तो ये ऑलरेडी फूड चेन में आ चुका है, इलीगल कल्टीवेशन भी बहुत जगह हो रहा है। फिर यहाँ पे FSCI के न्यू ड्राफ्ट के बारे में दिया हुआ है, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। एक बार रीडिंग करके इसको आप आगे बढ़ जाइएगा। अब ये जितने हमारे रिवोल्यूशन हुए हैं इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। आपको वो मेंस का क्वेश्चन याद होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद में कितने रिवोल्यूशन हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप इनके नाम याद रख लीजिएगा। ग्रीन किससे रिलेटेड था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। गोल्डन हॉर्टिकल्चर फ्रूट हनी प्रोडक्शन से। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट रिवोल्यूशन से, जूट कल्टीवेशन से था। फिर ग्रे था फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। ब्लू था फिश प्रोडक्शन से। पिंक राउंड रेड, ये सारा राउंड रेड सिल्वर वाइट, तो आप ये सारा एक बार इसको पढ़ के याद रख लीजिएगा। फिर यहाँ बहुत सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के नाम हैं, तो इनको आपको याद रखना चाहिए। कभी कभी दूसरे एग्जामिनेशंस में आ जाता है कि सिल्वी कल्चर क्या है, कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट ट्रीज। सेरीकल्चर क्या है, रियरिंग सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। एपीकल्चर क्या है, हनी बी से रिलेटेड है। ओलेरी कल्चर क्या है, विटीकल्चर। फ्लोरीकल्चर, अल्बोरी कल्चर। तो इसको एक बार आप याद रख लीजिएगा कि कौन सा कल्चर किस बारे में है ना। सिमिलरली एक मशरूम कल्चर भी होता है। तो मशरूम क्या होता है, एक फंगस का टाइप होता है ना। जो मशरूम हम लोग खाते हैं, सारे ही मशरूम फंगस के टाइप हैं। हम लोग जो खाते हैं वो भी है, जो हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस वो भी। तो इनको भी ग्रो किया जाता है बहुत लार्ज नंबर्स में। क्यों, क्योंकि हाई प्रोटीन्स होते हैं इनमें, विटामिन्स अच्छे होते हैं, मिनरल्स अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ ही वैराइटीज़ हैं जो मशरूम्स की हम खा सकते हैं, बाकी बहुत सारी वैराइटीज़ इसकी टॉक्सिक होती हैं। तो चैप्टर 25 में हमारे यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।